सड़ी हुई मांस की बदबू जब कोई बंद कमरे में भरने लगती है ना, तो वहाँ इंसान नहीं, केवल मौत सांस लेती है। भोपाल के एक आलीशान फ्लैट में पिछले 6 महीने से यही बदबू रुकी हुई है। ये कमरा रोहन का था, या यूं कहें रोहन की जिंदा लाश का। बेड पर पड़ा हुआ एक जिस्म जिसकी आंखें केवल घूम सकती थी। लकवा मार गया था उसे, पूरी तरह से पैरालाइज्ड। उसकी आंखें दरवाजे के एक छोटे से गैप से बाहर देख रही थी। हॉल में उसकी बेबी अदिति अपने बेस्ट फ्रेंड अर्जुन के साथ बैठी थी। अर्जुन के हाथ अदिति के कंधे पर थे और अदिति मुस्कुरा रही थी। रोहन अपने सूखे फटे हुए होठों से एक अजीब सी गड़गड़ाहट निकाल रहा था। वो चीखना चाहता था कि कुत्ती औरत, तूने मुझे इस हाल में पहुंचा दिया, पर उसके गले से केवल थूक के बुलबुले निकल रहे थे। अदिति को देखकर लगता था कि जैसे रोहन का इस हाल में होना उसके लिए कोई दुख नहीं, बल्कि उसकी आज़ादी का टिकट था। एक ऐसी औरत जिसने अपने आशिक के लिए अपने ही पति की बलि चढ़ा दी। लेकिन क्या सच वही होता है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं? नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं हो रही है। कहानी तो 1.5 साल पहले रंगों के एक ऐसे त्योहार से शुरू हुई थी जहाँ रंग लाल नहीं काला था। 1.5 साल पहले रोहन और अदिति की नई नई शादी हुई थी। पहली होली थी इनकी, पार्टी चल रही थी। दोस्त, परिवार, सभी लोग थे। भांग का नशा हवा में तैर रहा था। रोहन और अदिति डांस कर रहे थे, सब कुछ परफेक्ट। रोहन भीड़ के बीच में डांस कर रहा था, तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की वहाँ फिट नहीं बैठ रही थी। उसने कोयल जैसे काला लिबास पहना था। उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि आदमी उनमें डूबकर मर जाए। वो किसी से बात नहीं कर रही थी, किसी ने उसे रंग तक नहीं लगाया था। वो केवल रोहन को देख रही थी और रोहन जैसे उसके पीछे सम्मोहन होता चला गया। वो उस औरत के पीछे चलने लगा, पंडाल से बाहर, गाड़ियों के बीच से होते हुए जंगल वाले रास्ते की तरफ। 3 घंटे हो चुके थे। रोहन का कुछ पता नहीं चल रहा था। अदिति और बाकी सब दोस्त परेशान हो चुके थे। वो लोग पुलिस बुलाने की बात कर रहे थे। तभी भागता हुआ अर्जुन वहां आया और बोला, अरे वो वहां है, खाली प्लॉट के पास। सब के सब पंडाल से बाहर भागे। पंडाल के कुछ ही दूर में कचड़े और झाड़ियों से भरी हुई जगह थी। वहां रोहन पड़ा हुआ था, बेहोश। उसका कुर्ता फटा हुआ था, ऊपर से बॉडी नंगी थी। उसके सीने पर लाल रंग लगा था, या शायद वो रंग नहीं था। सबको लगा भांग शायद इसने ज्यादा पी ली है तो रास्ता भटक गया होगा। पर अदिति की आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने रिएक्ट ही नहीं किया। वो बस चुपचाप देखते रही जब बाकी लोग रोहन को उठाकर घर ले जा रहे थे। रात के 3 बज रहे थे। रोहन अपनी फटी हुई आंखों से देखा कि उसके बेड के चारों तरफ एक काला साया घूम रहा था। उसके हाथ इतने लंबे थे कि जमीन पर घिसट रहे थे। उसकी उंगलियां किसी जानवर के पंजों जैसी थी। पलक झपकते ही वो साया रोहन की छाती पर आकर बैठ गया। रोहन का दम घुट रहा था। वो जानवर नुमा चीज अपना चेहरा रोहन के चेहरे के पास ला रही थी। उसमें से वही सड़ी हुई मांस की बदबू आ रही थी। रोहन की आंखें बाहर आने को थी। उसने अपनी पूरी सांस लगाकर जोर से चीखा। अदिति झटके से उठती है, लाइट ऑन करती है, देखती है कि रोहन पसीने से लथपथ है, हाँफ रहा है। रोहन अपनी रोती हुई आवाज में अदिति को उस काले साए के बारे में सब कुछ बता दिया। अदिति के चेहरे पर डर नहीं, एक अजीब सी झुंझलाहट थी। उसने वो एक ठंडे दिमाग से कहा, भांग उतरी नहीं है तुम्हारी। शाम को नंगे सड़क पर मिले थे, सीधा अभी उठ रहे हो। सो जाओ, सब तुम्हारा भ्रम है। अदिति ने उसे पानी का गिलास दिया और दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। एक नई नवेली बीवी का यह बर्ताव। ऐसा लग रहा था जैसे अदिति चाहती ही नहीं थी कि रोहन उसके करीब आए, या शायद वो जानती थी कि उस कमरे में उनके अलावा और भी कोई है। उस रात के बाद उस घर में सब कुछ बदल गया। रोहन की आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ने लगे थे। अगले दिन से उसकी जिंदगी एक भयानक लूप में फंस गई। वो ऑफिस जाता,
उसे दिखाई देती काले लिबास वाली वही गहरी सूखी आंखें। जब भी वो औरत रोहन को दिखती तो उसके आसपास का टेम्परेचर एकदम गिर जाता। मई के गर्मी में भी रोहन के मुंह से सांस धुएं की तरह निकलने लगती, उसकी हड्डियां कांपने लगती। पर सबसे भयानक बात ये नहीं थी कि वो भीड़ में दिखती थी। सबसे डराने वाली बात ये थी कि अब रोहन को अदिति के चेहरे में भी उसी औरत का चेहरा दिखने लगा था। रोहन और अदिति का रिश्ता एक अजीब से जानवरों वाली हवस में बदल चुका था। रोहन की इंटीमेसी की डिमांड अचानक से बहुत बढ़ गई थी, पर इस पागलपन में रोहन का प्यार नहीं था। ऐसा लगता था जैसे कोई अंदर ही अंदर रोहन को खा रहा हो, उसकी रूह निचोड़ रहा हो। दिन ब दिन रोहन की बॉडी सूखती ही जा रही थी, हेल्थ डाउन होते जा रही थी, वो चिड़चिड़ा हो चुका था। लेकिन रातों को कहानी कुछ और ही थी। रात को जब भी अदिति की नींद खुलती तो रोहन अपने बेड पर नहीं होता था। वो बगल वाली स्टडी रूम में अकेला बैठा होता था अंधेरे में, और वो किसी से बातें कर रहा होता था फुसफुसाकर। जब अदिति वहां जाती तो रोहन चुप हो जाता, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती। रोहन अदिति को गुस्से में कहता कि चले जाओ अपने रूम में वापस। वो जानवरों की तरह गुर्राता। अदिति उसे एक बार देखती, वो बिना कुछ बोले एक ठंडी निगाह रोहन पर डालती और वापस चली जाती। दोनों के बीच का बॉन्ड अब कमजोर होने लगा था। रोहन अब अक्सर लेट नाइट आने लगा। अदिति को शक हुआ कि रोहन शायद उसके साथ चीट कर रहा है, पर अदिति कोई बेचारी बीवी नहीं थी जो रोने बैठ जाए। उसने फैसला किया वो सच जानकर रहेगी। अगली शाम अदिति रोहन के ऑफिस के नीचे अपनी कार में वेट कर रही थी। रोहन अकेले बाहर आया। उसकी चाल में एक अजीब सा लचीलापन था, जैसे वो अपने होश में ना हो, जैसे कोई रिमोट कंट्रोल से रोहन को चला रहा हो। रोहन अपनी कार में बैठा और निकल गया। अदिति ने धीरे धीरे उसका पीछा करना शुरू किया। गाड़ी शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों से निकलते हुई एक ऐसी दिशा में मुड़ गई जहां केवल सन्नाटा और अंधेरा था। रोहन की कार जहां रुकी वहां आम इंसान दिन में जाने से भी डरता है। हवा में जली हुई लकड़ियां और मांस की अजीब सी चुभने वाली महक तैर रही थी। अदिति अपने गाड़ी से थोड़ा दूर उतरी। अदिति को डर तो लग रहा था, पर उसकी जिद उसके डर से बड़ी थी। वो पेड़ों के पीछे छुपते छुपते आगे बढ़ रही थी। शमशान घाट के किनारे एक बहुत पुराना विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे एक लड़की बैठी थी काले लिबास में। रोहन एक जॉम्बी की तरह चलते हुए उसके पास गया और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। दोनों के बीच 10 मिनट तक शायद कुछ बात हुई, या यूं कहें एक समझौता खामोशी भरा। अदिति की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि रोहन और वो लड़की रोहन की कार में बैठ चुके हैं। अदिति जल्दी से अपने गाड़ी में बैठती है, उसका खून खौल रहा था। कार शमशान से निकली और शहर के दूसरे छोर पर एक सुनसान खंडर हो चुकी बस्ती के पास जाकर रुकी। ये एक ऐसा घर था जिसमें न कोई ढंग का दरवाजा था और न ही खिड़कियों पर शीशे। बस्ती से बिल्कुल अलग थलग अकेला खड़ा एक मनहूस सा ढांचा। रोहन और वो औरत खंडर के अंदर गए। अदिति दबे पांव उस खंडर के पीछे की तरफ गई। वहां एक टूटी हुई खिड़की थी। अदिति ने झुककर अंदर देखा। अंदर चांद की रोशनी पड़ रही थी, और उस रोशनी में उसने जो देखा वो किसी औरत का दिमाग फाड़ देने के लिए काफी था। रोहन और वो औरत फर्श पर इंटीमेट हो रहे थे, पर वो नॉर्मल नहीं था। वो औरत रोहन के ऊपर थी। उसके नाखून रोहन की छाती में धंसे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोहन का खून उसकी सांसें पीना चाहती हो। अदिति ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। कार के पास पहुंचते तक उसके आंसू बहने लगे थे। अदिति घर वापस आ गई। वापस आते ही उसने किसी को फोन किया, उसका सबसे खास और करीबी दोस्त अर्जुन।
कुछ ही देर में अर्जुन वहां था। अदिति ने रोते रोते अपना सारा दर्द अर्जुन को बता दिया। होली से लेकर शमशान और शमशान से लेकर उस मनहूस खंडहर तक की हर एक बात अर्जुन को बता दी। अदिति का जिस्म कांप रहा था और अर्जुन ने अदिति का आंसू पोंछते हुए उसे गले लगा लिया। अर्जुन कहने लगा कि तू रो मत, पहले तो तू रोहन से आमने सामने बात कर। अगर वो सुधर गया तो अच्छी बात है, वरना तू अलग हो जाना। बाकी मैं तो हूं ना तेरे साथ। अदिति को लग रहा था कि अर्जुन कितना अच्छा है और मैच्योर। संडे का दिन था। आमतौर पर संडे का मतलब होता है धूप, चाय और सुकून, पर अदिति और रोहन के घर में संडे किसी शमशान की शांति जैसा था। अदिति ने प्लान बनाया था कि वो रोहन को बाहर लेकर जाएगी और उस औरत के बारे में पूछेगी, उसे उस औरत के चंगुल से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। सुबह के 10 बज गए, 10 से 12 और 12 से दोपहर के 3 बज गए। रोहन अब तक सो रहा था और वो नींद इंसानों वाली नहीं थी। वो ऐसा पड़ा हुआ था जैसे कोई लाश मिट्टी में दबने का इंतजार कर रही हो। अदिति का गुस्सा और इरिटेशन बढ़ रहा था। करीब 5 बजे जब सूरज ढलने लगा और कमरे में अंधेरा पसरा, तब रोहन की आंखें खुली। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर एक अजीब सी थकान, जैसे वो किसी जंग से लौट कर आया हो। वो उठा और अदिति की तरफ ना देखते हुए पानी पीने चला गया। अदिति उसके पीछे आई। अदिति ने बड़े ठंडे शब्दों से रोहन से पूछा कि तुम उठे क्यों नहीं। रोहन ने बिना पलटे अपनी खोखली आवाज में जवाब दिया, पता नहीं, ऐसी नींद आई जैसे किसी ने मुझे दबा रखा हो। अदिति उस मनहूस खंडहर वाली रात के बारे में बात करने की कोशिश कर रही थी, पर रोहन वो दुनिया भर की सारी बात कर रहा था। लेकिन जैसे ही अदिति उस रात की बात छेड़ती तो रोहन को एक झटका सा लगता और वो अपनी बात पलट देता। महीने बीत गए, कोशिशें अब थक गई, बातें बंद हो गई। घर की खामोशी अब शोर मचाने लगी थी। रोहन ने अब अदिति से आंख मिलाना बंद कर दिया था, उसके साथ खाना खाना भी छोड़ दिया था और 2-2, 3-3 दिन तक घर ही नहीं आया करता था। अदिति अकेले पड़ गई थी, या शायद वो अकेले दिखना चाहती थी, क्योंकि इन सब के बीच उसका एक ही सपोर्ट था, अर्जुन। अर्जुन हर दिन आता, उसे कंसोल करता और उसके साथ वक्त बिताता। एक औरत जिसका पति अजीबोगरीब व्यवहार कर रहा हो और उसका करीबी दोस्त रात रात भर उसके साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। आधी रात को डोरबेल बजने की आवाज आई। अदिति ने हड़बड़ाकर दरवाजा खोला। सामने जो मंजर था उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। दरवाजे पर अर्जुन खड़ा था। उसके कंधे पर रोहन की लगभग बेहोश लटकती हुई बॉडी थी। रोहन के कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे। उसके जिस्म से इंतहाई सस्ती शराब, कचड़े और किसी जानवर के कच्चे मांस जैसी घिनौनी बदबू आ रही थी। वो नशे में अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। अर्जुन हाँफते हुए अदिति से कहता है, रोहन मुझे शमशान के पास अंडर ब्रिज में मिला, नाली के किनारे। वहाँ पर कुत्ते भौंक रहे थे। मेरी नज़र पड़ी, मैं अपने पास जाकर देखा तो ये रोहन था। इसकी कार भी आसपास कहीं नहीं थी। पता नहीं ये वहाँ क्या कर रहा था। अदिति ने अर्जुन को शुक्रिया कहा और उसे विदा कर दिया। कोई और होती तो शायद रो रो कर पागल हो जाती, पर अदिति, उसने बड़े ठंडे रिएक्शन के साथ दरवाज़ा लॉक किया और रोहन को घसीटते हुए बाथरूम तक ले गई। अदिति बेसुध तरीके से उसके फटे हुए कपड़ों को उतारने लगी। रोहन को नहलाना शुरू किया। अदिति रोहन की बॉडी पानी से साफ कर रही थी। जब अदिति की नज़र रोहन की पीठ पर गई तो उसके हाथ रुक गए। रोहन की पीठ पर नाखूनों के लंबे लंबे गहरे निशान थे। खून सूखकर काला पड़ चुका था। वो निशान किसी इंसान के नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगली भालू या किसी भयानक चीज ने उसे नोच लिया हो, और उसकी गर्दन पर दांतों के निशान थे, जैसे किसी ने उसका मांस कच्चा चबाने की कोशिश की हो। अदिति की आंखें फटी रह गई।
पर उसने कुछ नहीं बोला। उसने रोहन को कपड़े पहनाए और बेड पर लिटा दिया। रोहन एकदम शांत था। रोहन एकटक बिना पल के झपकाए छत की तरफ घूरता रहा। अदिति भी वही बैठी रही, बस रोहन को देखते हुए। दोनों के बीच का सन्नाटा मौत के मंजर जैसा लग रहा था। अगले दिन दोपहर में जब रोहन उठा, उसका चेहरा एकदम सपाट था, जैसे रात को कुछ नहीं हुआ हो। अदिति उसके सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, रात भर गायब थे कल तुम, एक शराबियों की तरह नाली में गिरे पड़े थे तुम। मेरा दोस्त अर्जुन तुम्हें कल रात यहाँ छोड़कर गया है, और ये तुम्हारी पीठ पर निशान कैसे? अदिति ने एक सांस में ही अपनी सारी भड़ास निकाल दी। रोहन ने अपनी खाली आंखों से अदिति को देखा, 1 सेकंड का पॉज लिया और बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तो कल ऑफिस के बाद एक मीटिंग में गया और वहां से सीधा अपनी कार लेकर मैं घर आ गया। कल रात 11 बजे से मैं यही सो रहा हूँ। अदिति उसकी बात सुनकर दंग रह गई। अच्छा, तो तुम अपनी कार से आए हो, तो कहाँ है तुम्हारी कार? रोहन ने झुंझलाकर चद्दर फेंकी। वो तेज कदमों से बालकनी में गया और नीचे पार्किंग की तरफ देखा। रोहन ने इधर उधर देखा। उसकी आंखें चोरी पकड़े गए चोर की तरह बड़ी हो गई थी। नीचे कोई कार नहीं थी और उसकी कार गायब थी। रोहन का दिमाग खाली हो गया था। उसके होंठ कांप रहे थे। वो बस एक लाइन बोल रहा था कि मैं अपनी कार से आया हूँ। उसे ये याद तक नहीं था कि वो उस शमशान तक कैसे पहुंचा, वो शराब उसे किसने पिलाई और वो नोचने के निशान किसके थे। ऐसा लग रहा था कि रोहन का दिमाग किसी और के कंट्रोल में है। ये सारी चीजें रोहन के साथ चल रही थी और इस बीच अदिति और अर्जुन के फोन कॉल्स और लंबे होने लगे थे। अदिति की डेली लाइफ में एक नया रूटीन शुरू हो गया था, अर्जुन का आना जाना। अर्जुन जो अदिति का सहारा बन चुका था, वो हर हफ्ते किसी नए दूर दराज के मंदिर से या किसी साधु से कुछ न कुछ लाता था, जैसे बबूत, ताबीज या कभी कभी प्रसाद। अर्जुन अदिति से यही कहता था कि बड़ी मुश्किल से उन महाराज जी से मुझे ये प्रसाद मिला है, इसे तुम रोहन को खिला देना, क्या पता शायद इससे रोहन ठीक हो जाए। अदिति बिना कोई सवाल किए वो प्रसाद लेती और रात को चुपचाप रोहन के खाने में या उसके पानी में मिलाकर दे देती। एक ऐसी बीवी जिसका पति दिन ब दिन सूख रहा है, वो एक गैर मर्द के दिए प्रसाद को बिना सोचे समझे अपने पति को खिला रही है। केवल 6 महीने में उस प्रसाद ने और उस काले शाय ने रोहन को पूरी तरह से खा लिया था। रोहन को लकवा मार गया था। बड़े से बड़े न्यूरोसर्जन्स अपने हाथ खड़े कर चुके थे। मेडिकल रिपोर्ट्स में बस यही आता था कि ब्रेन में कोई भी ब्लॉकिंग नहीं है, फिर भी बॉडी सिग्नल रिसीव नहीं कर रहे। रोहन अब बस एक जिंदा लाश की तरह बेड में पड़ा रहता था। दवाइयाँ चलती थी लेकिन दवाइयाँ कुछ काम नहीं कर रही थी। रात को रोहन अजीबोगरीब आवाजें निकालता था, जैसे किसी सुअर या कुत्ते का गला घोंटा जा रहा हो। उसकी आंखें छत की तरफ टिकी हुई रहती थी, एक पथराई हुई आंखें। और हॉल में अदिति और अर्जुन कॉफी पीते हुए बातें किया करते थे। कितना परफेक्ट मर्डर प्लान है ना, बिना खून खराबे के। लेकिन इस परफेक्ट प्लान में एक स्पीड ब्रेकर आ गया था। रोहन के माँ बाप, रोहन के पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, अलग शहर में रहते थे। जब उन्हें अपने बेटे की ये हालत के बारे में पता चला, वो दोनों तुरंत भोपाल आ गए। रोहन की माँ ने जब अपने कड़ेल बेटे को जिंदा लाश की हालत में देखा तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। और रोहन की माँ अदिति को देखते हुए बोली, तू आज के टाइम में भी अपने पति का इतना ख्याल रख रही है, अगर कोई और होती तो शायद अब तक इसे छोड़कर जा चुकी होती। रोहन की माँ को अगर पता होता कि उस सेवा में अर्जुन के लाए हुए प्रसाद का कितना बड़ा हाथ था, तो शायद वो अदिति का गला दबा देती। रोहन की माँ को लगने लगा था कि मेडिकल ट्रीटमेंट से अब कुछ नहीं होगा। वो एक पहुंचे हुए गुरुजी को जानती थी। उसने तुरंत डिसाइड किया कि वो अदिति के साथ उन गुरुजी के पास जाएगी। अगले दिन अदिति और रोहन की मम्मी गुरुजी के पास चले गई। घर में सिर्फ रोहन के पापा थे, जो हॉल में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। रोहन अपने कमरे में हमेशा की तरह मुर्दों के जैसा था। तभी रोहन के पापा घबरा कर उठे। एक आवाज़ रोहन के कमरे से आई। वो भागते हुए कमरे में गए। उन्होंने दरवाज़ा खोला
और जब उन्होंने देखा तो उनकी सांसें जम गई। उनका पूरा शरीर कांप उठा। रोहन बेड पर नहीं था, वो फर्श पर था। जो लड़का पिछले 1 महीने से अपनी उंगली तक नहीं ला पा रहा हूँ, वो पेट के बल जमीन पर रेंग रहा था। उसकी हड्डियां अजीब से एंगल में मुड़ी हुई थी, जैसे किसी मकड़ी की टांगे टूटने के बाद जमीन पर घिसटती है। उसकी गर्दन एकदम पीछे की तरफ झूल गई और वो अपने कमरे के कोने की तरफ इशारा करने लगा। रोहन के पापा ने उसे पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर वापस बेड पर लिटा दिया। रोहन का पूरा जिस्म आग की तरह तप रहा था। रोहन अपने हाथ की उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा था, जैसे बता रहा हो कि मौत वहां से आने वाली है। कुछ मिनट बाद रोहन का पूरा जिस्म ढीला पड़ गया। वो वापस से उसी लकवा वाले हालत में आ गया। रोहन के पापा को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ था। शाम तक अदिति और रोहन की मम्मी वापस आ गए थे। रोहन की मम्मी रोहन के पापा से कहती हैं, होली वाले दिन किसी ने हमारे बेटे के ऊपर कुछ काली क्रिया की है और करने वाली कोई औरत है। अदिति पूजा पाठ वगैरह तो करती थी, भगवान पर भी यकीन करती थी, पर उसे ब्लैक मैजिक तंत्र ये सब बकवास लगता था। तभी अदिति का दिमाग क्लिक किया और उसे याद आया कि जब अदिति गुरुजी के पास अकेले बैठी थी तो गुरुजी ने उसे एक ऐसी बात बताई थी जिसने अदिति के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। गुरुजी ने बताया था, उस रात जब तुमने शमशान के पास पुराने खंडर में रोहन को रंगे हाथों पकड़ा था, वो सिर्फ वहां पर इंटीमेट नहीं हो रहे थे, वहीं पर रोहन के ऊपर क्रिया की गई है। गुरुजी से ये बात सुनकर अदिति एकदम चुप हो गई थी। शमशान और खंडर वाली बात अदिति ने आज तक किसी को नहीं बताई थी, सिवाय अर्जुन के। अदिति जब से गुरुजी के पास से आई थी तब से अर्जुन के नाम से उसे एक अजीब सा घिन टाइप से आने लगा था। वो अर्जुन जिसके साथ वो अपना सारा वक्त बिता रही थी, जिसको रोहन के बाद अपना सहारा मान चुकी थी, उसी अर्जुन से अब अदिति को नेगेटिव वाइब आने लगी थी। पिछले कुछ महीनों से अदिति के दिमाग में एक अजीब सा तूफान चल रहा था। वो अंदर ही अंदर अर्जुन की तरफ खिंचती चली जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अर्जुन की बाहों में ढकेल रही हो। उसे अर्जुन से अब एक नेगेटिव वाइब आने लगी थी, पर चाह कर भी अर्जुन से बात करना बंद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो खिंचाव नेचुरल नहीं था, वो अर्जुन का काला जादू था। गुरुजी ने अदिति को बोला था कि पूर्णिमा की रात वो घर आएंगे और घर पर कुछ क्रियाएं करेंगे। पूर्णिमा की रात आई, घर के बीचों बीच हवन कुंड जलाया गया। गुरुजी अपने आसन पर बैठे थे। अदिति और रोहन के मम्मी पापा हाथ जोड़े हुए गुरुजी के पास बैठे थे और सामने जमीन पर रोहन को लिटा दिया गया था। गुरुजी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पहले 10 मिनट तक कुछ भी नहीं हुआ, फिर अचानक रोहन का जिस्म हवा में 1 फुट ऊपर उठा और जमीन पर धम्म से गिरा। ऐसा ही करीब 5 से 7 बार हुआ। रोहन पोजेस्ड हो चुका था, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। वो कुछ नहीं बोल पा रहा था, पर उसके गले से ऐसी आवाजें निकल रही थी जैसा कोई भेड़िया अपने शिकार को खा रहा हो। उसकी टांगें उल्टे डायरेक्शन में मुड़ चुकी थी। अदिति रोते हुए अपने सास के पीछे छुप गई थी। गुरुजी ने अपने हाथ में एक बबूत लिया और रोहन की छाती पर मारा। पल भर में रोहन शांत हो गया। कमरे का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल। गुरुजी पसीने से लथपथ थे। उन्होंने अपनी आंखें खोली और सीधा अदिति की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा था, पर अदिति के लिए नहीं। गुरुजी ने बोला, तुम्हारा वो कॉलेज का दोस्त जिससे तुम आजकल अपना दर्द बांटती हो, उसी ने इस घर का और तुम्हारे पति का ये हाल किया है। उसका नाम अर्जुन है, जो बार बार तुम्हें प्रसाद लाकर दिया करता था। गुरुजी ने आगे बताया कि अर्जुन तुम्हें कॉलेज के टाइम से पसंद करता है और उसके अंदर ये इच्छा थी कि वो तुमसे शादी करे, पर रोहन के आने से तुम उससे दूर हो गई। उसने चुना एक ऐसा रास्ता जो इंसानियत को
नर्क में डाल देती है। उसने एक महिला साधक जो एक अघोरन है उसके साथ रोहन का सौदा किया। होली की उस रात जो औरत रोहन को दिखी थी वो कोई रैंडम भटकती हुई आत्मा नहीं थी। वो वही महिला साधक थी जिसने रोहन के ऊपर तंत्र क्रिया की है। उस साधक ने रोहन पर मोहनी, वशीकरण और मारण क्रिया एक साथ की। उस औरत ने अपने जिस्म का इस्तेमाल करके रोहन की आत्मा को अपने वश में कर लिया। उस शमशान के पास उस खंडर में वो कोई आत्मा और इंसान का मिलन नहीं था, वो एक क्रिया थी। और वो प्रसाद जो अर्जुन मंदिर से लेकर आता था वो उस शमशान की राख और उस औरत का सूखा हुआ खून होता था, जिसे अदिति अपने हाथों से अनजाने में अपने पति को खिला रही थी। उसने पहले रोहन को अदिति से दूर किया, उसे शराब और हवस का आदी बनाया और फिर उसका शरीर धीरे धीरे खत्म कर रहा है ताकि अदिति खुद टूटकर अर्जुन के पास चली जाए। अदिति वहीं फर्श पर गिर पड़ी। वो रोने लगी अपने पति के लिए, अपने उस विश्वास के लिए जिसका अर्जुन ने फायदा उठाया। गुरुजी ने बताया कि मैंने इस क्रिया को काट दिया है पर ठीक होने में काफी टाइम लग सकता है। गुरुजी ने अदिति को कहा कि तुम्हें अर्जुन से हर नाता तोड़ना होगा। उसका दिया हुआ कुछ भी इस घर में नहीं रहना चाहिए और आज के बाद कभी भी तुम अर्जुन से बात मत करना। अदिति ने ठीक वही किया। अर्जुन ने जो कुछ भी अदिति को दिया था अदिति ने उसे आग लगा दिया और अर्जुन को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। 2 साल हो चुके हैं। रोहन अब मौत के मुंह से बाहर आ चुका है। मेडिकल ट्रीटमेंट और पूजा के असर से वो अब बोलने तो लगा है लेकिन उसके शरीर पर लकवा का अभी भी थोड़ा सा असर दिखता है और वो शायद दोबारा कभी आम इंसान की तरह तो नहीं हो पाएगा। थी अदिति और रोहन की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप जरूर बताएं और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।